आज हम पतली फिल्मों में व्यतिकरण की बात करेंगे। यह एक पतली फिल्म है जिसका अपवर्तनांक म्यू, यहाँ पर वायु है और यहाँ पर भी वायु है। एक प्रकाश के स्रोत से किरण आपतित होती है कोण आई पर, और इसके अंदर अपवर्तित होती है। क्योंकि सघन माध्यम है इसलिए अपवर्तन में किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो आर का मान थोड़ा कम होगा आई से, दिस वन। इस सतह पर जाकर पुनः परावर्तन होता है जो विरल माध्यम वायु की सतह से है। यहाँ पर यह आपतित कोण होगा इसलिए परावर्तित कोण भी आर, और ये हमारे पास इसमें पारगमित किरण है। जब यह किरण यहाँ जाकर पुनः परावर्तित होगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। इन दोनों किरणों में ये दोनों कला संबद्ध स्रोत बनेंगे। एक ही प्रकाश के स्रोत से एक बार यहाँ से और एक बार निचली सतह से परावर्तन हो रहा है, तो एक ही स्रोत से प्राप्त होने के कारण ये कला संबद्ध होंगे और इनमें व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलेगा। हम इसके लिए पथांतर ज्ञात करें तो Q से ये R और U से V, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इन दोनों में पथांतर ये QN होगा। इन दोनों किरणों में दिस QN हम इसमें लिख सकते हैं cos R, आधार बटे कर्ण इन त्रिभुजों से SMQ और SMU। तो आधार हमारे पास है SM और यहाँ पर है SU, तो SM और SU, और इसी तरह से इस त्रिभुज से लिखें तो SM और QS, SM और QS। SM ये हमारे पास जो फिल्म है उसकी मोटाई है T, तो आप इस SM को T रख सकते हैं। हम लिख सकते हैं QS इक्वल टू T बाई कॉस R या SU इक्वल टू T बाई कॉस R। इसी तरह से QSM से आप साइन R लिखें। साइन R आपका होगा लंब अपॉन विकर्ण, तो QM अपॉन QS या QM इक्वल टू QS साइन R। ये दोनों बराबर हैं QM और MU, तो टोटल QU ये होगा ट्वाइस QM, तो इट इज 2T बाई कॉस R साइन R। अब हम पथांतर निकालने के लिए यहाँ से आए इस त्रिभुज में QNU, QUN, पथांतर हमारे पास है QN, ये लंब परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। ये कोण I होगा, तो ये आधार, ये लंब और ये विकर्ण QU विकर्ण, तो आप इसे साइन I लिखें QN लंब अपॉन कर्ण अपॉन QU, तो QN को आप लिख सकते हैं QU साइन I। QU का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 2T साइन R बाई कॉस R, इसको रखें यहाँ पर 2T साइन I बाई कॉस R इंटू साइन I। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर ये सब R हैं, हम इसे बड़े आसानी से बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R होता है, तो साइन I इक्वल टू म्यू साइन R।
इसको रख दें इस साइन आई की जगह म्यू साइन आर, तो क्यू एन हमारे पास कन्वर्ट हो जाए 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। पथांतर, पथांतर आप देखें क्यू एस और एस यू ये सघन माध्यम में ट्रेवल्ड है और क्यू एन ये विरल माध्यम में ट्रेवल्ड है। किरण यहां से दो वाहकों में बट रही है, इस किरण के द्वारा ये वायु में, इसके बाद एन के आर, एन आर और यू वी ये दूरियां तो बराबर हैं, तो वायु में तो दोनों में पथांतर आ गया क्यू एन, और फिल्म के अंदर पथांतर इस किरण ने तो 0 दूरी पार करी है और इस किरण ने ये दूरी पार करी है। फर्मेट प्रिंसिपल के हिसाब से आप जानते हैं किसी माध्यम में तय की गई दूरी और तय किया गया पथ अलग अलग होता है। तय की गई दूरी तो क्यू एस है और तय किया गया पथ इसके अपवर्तनांक से गुणा होगा म्यू, तो कुल पथांतर हमारे पास आ जाएगा म्यू इक्वल टू क्यू एस प्लस एस यू। ये तो सघन माध्यम में, और विरल माध्यम में क्यू एन। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 2 म्यू टी बाई कॉस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर, या 2 म्यू टी कॉस आर एन 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये कॉस स्क्वायर आर होगा। तो कुल पथांतर हमारे पास बनता है 2 म्यू टी कॉस आर, ये पथांतर। आप देख रहे हैं कि पथांतर दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक टी पर जो कि फिल्म की मोटाई है, और कॉस आर यानी जब इंक्लिनेशन होगा यहाँ पर, जैसे ही आपतित किरण परिवर्तित होगी आपतन कोण परिवर्तित होगा, अपवर्तन कोण भी परिवर्तित होगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह झुकाव पर निर्भर करती है। यानी नई फ्रिंज ज्ञात बनने के लिए या तो टी में परिवर्तन हो या कॉस आर में परिवर्तन हो। अगर एक स्थिति स्थिर रहती है, जैसा हमने हमारी फिल्म में देखा, जो समानांतर फिल्म है जिसमें टी कांस्टेंट है, मोटाई कांस्टेंट है, मोटाई स्थिर है, तो अब इसमें जो फ्रिंजें बनेंगी वो इसके वेरिएशन के कारण बनेंगी। यानी एक किरण यहाँ पर आई, एक किरण इस तरह से आई, एक किरण इस तरह से आई, एक किरण इस तरह से आई, अलग अलग। उसके लिए चौड़े स्रोत होना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी फिल्म इल्यूमिनेट हो सके, पूरी फिल्म प्रकाशित हो सके, और पूरी फिल्म पर अलग अलग आपतन कोण से किरणें गिर सकें, ताकि हम इससे पथांतर निकाल सकें और अलग अलग फ्रिंजें ज्ञात कर सकें। समानांतर फिल्म में यहाँ से हम परिभाषित कर सकते हैं कि फ्रिंजें दो तरह की बनती हैं, एक समान मोटाई की फ्रिंज है और एक समान कलांतर की, समान झुकाव की फ्रिंज है। इन्हें हम न्यूटन और हेडिंजर टाइप की फ्रिंजें कहते हैं। आगे हम इसको परिभाषित करेंगे। यहाँ पर हम कंडीशंस देखें, एक किरण में ये सघन माध्यम की सतह से परावर्तन है, दूसरी किरण विरल माध्यम की सतह से परावर्तित है। ये एक अलग स्थिति है। यहाँ वायु के ऊपर तेल की फिल्म बनी हुई है, पानी के सतह पर। पानी पे थोड़ा सा जब आप तेल डाल दें तो इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। पानी क्योंकि विरल माध्यम है तेल के कंपैरिजन में, इसलिए विरल माध्यम से परावर्तन है, तो इसमें स्टोक्स पथांतर नहीं होगा, इसमें स्टोक्स पथांतर होगा। तो कुल पथांतर हमारे पास 2 म्यू टी, संपोषी व्यतिकरण के लिए ये n लैम्डा होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारे पास स्टोक्स पथांतर और जुड़ जाएगा। तो इस अवस्था में संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त यह बनेगी जो आया तरंगाग्र के विभाजन में विनाशी व्यतिकरण की शर्त थी, और विनाशी व्यतिकरण के केस में विनाशी व्यतिकरण हमारे पास इस तरह ये पथांतर के कारण होता है। इसमें लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस
होगा स्टोक्स पथांतर। तो यह शर्त हमारे पास होगी एन लैम्डा, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए होगी। अर्थात यहां पर अगर आप n इक्वल टू 0 की फ्रिंज को देखें, जो केंद्रीय फ्रिंज हम कहते हैं, तो वो काली होगी, क्योंकि यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है n इक्वल टू 0 पर। जबकि तरंगाग्र के विभाजन में केंद्रीय फ्रिंज चमकीली प्राप्त होती थी। स्टोक्स पथांतर का यह परिवर्तन फिल्मों में आता है जब हम अपवर्तन और परावर्तन की बात करते हैं, जब हम सघन माध्यम से परावर्तन की बात करते हैं। थैंक यू।